हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 9th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर टिश्यू स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने पहले प्लांट टिश्यू के बारे में बात की थी और फिर हम एनिमल टिश्यू के बारे में बात करना हम लोगों ने शुरू किया था। टिश्यू क्या होता है आप जानते हैं। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ कॉमन ऑरिजिन विच परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, यानी बहुत से सेल्स के ग्रुप जो कॉमन ऑरिजिन के हो, एक ही जगह से ऑरिजिन हुआ हो जिनका, और सब मिल करके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करे, उसी को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। एनिमल बॉडी में टिश्यूज हैं। एनिमल बॉडी जो एनिमल है वो जनरली मल्टी सेलुलर है, तो उनके बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज हैं। तो उनमें जो टिश्यूज है एनिमल बॉडी के अंदर, वो कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया हमने? 4 टाइप्स में। सबसे पहला था एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड था कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड था मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ था न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू। 4 तरह के टिश्यूज थे। एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता था? कवरिंग करना। जितने भी हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल एक्सटर्नल जो भी सरफेसेज हैं सबको कवर करने का काम कौन करता था? एपिथेलियल टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या करता था? हमारे बॉडी के जितने भी मूवमेंट्स हैं, चाहे वो कोई भी मूवमेंट हो, जो भी मूवमेंट है सब परफॉर्म करना किसका काम था? मस्कुलर टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता था? बॉडी को बाइंड करता था और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। और नर्वस टिश्यू क्या करता है? नर्वस टिश्यू एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है जो इंफॉर्मेशंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। तो ये सारी चीजें मिला के 4 तरह के टिश्यूज थे। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में प्रीवियस क्लास में हमने डिटेल्स में बात की थी कि एपिथेलियल टिश्यू क्या है, उसके सेल्स कैसे होते हैं, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, उनका क्या अरेंजमेंट होता है, सारी बातें। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आप सबसे मेन बात तो यही याद रखेंगे कि उसका काम है कवरिंग, इसीलिए उसे कवरिंग टिश्यू भी कहते हैं। उसका मेन काम है कवरिंग, वो चीजों को कवर करता है। और दूसरी बात, जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स होते हैं वो ब्लड के डायरेक्ट कनेक्ट में नहीं होते हैं, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर में लाई करते हैं और उनका जो न्यूट्रिशन है वो उसे ब्लड से डायरेक्ट नहीं मिलता है, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। ये बात आपने देखा था। हाँ, नर्वस मतलब न्यूरॉन्स का पहुंच जरूर होता है एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स तक, तब हमें फील होता है। ओके, तो ये बात हो गई। अब हम आज देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स। प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा आई होप। तो आगे बढ़ते हैं आज हम, और आज हम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। आई होप आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब एपिथेलियल टिश्यू के जो टाइप्स हैं वो 2 अलग अलग बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन हो सकता है। अगर एपिथेलियल टिश्यू को लेयर्स के बेसिस पर, सेल के कितने लेयर है, यानी सिंगल लेयर या मल्टी लेयर, यानी सेल का एक लेयर हो सकता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लेयर बनेगा ना, तो एक लेयर हो सकता है, या डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, या बहुत सारे लेयर्स हो सकते हैं। तो लेयर्स के बेसिस पर 2 टाइप्स के, सिंपल एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ध्यान सुनिएगा, लेयर्स के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के। फर्स्ट इज सिंपल एपिथेलियम, सिंगल लेयर। इसमें सिंगल लेयर सेल होंगे, यानी जितने भी सेल होंगे सभी सेल डायरेक्ट कनेक्ट होंगे किससे? बेसमेंट मेम्ब्रेन से। किससे कनेक्ट होंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन से। तो सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर सेल्स से बनेगा, और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या होगा? मल्टी लेयर्ड होगा, यानी सेल्स लेयर पे लेयर होंगे। तो क्या कहलाएगा? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। देखिए आपके नोट में डिफिनेशन लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स एपिथेलियल टिश्यूज आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज सिंपल एपिथेलियम एंड सेकंड इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम, द एपिथेलियल टिश्यू इन व्हिच सेल्स आर अरेंज्ड इन अ सिंगल लेयर इज कॉल्ड सिंपल एपिथेलियम। सिंगल लेयर में अरेंज है तो सिंपल एपिथेलियम। द एपिथेलियल टिश्यू इन व्हिच सेल्स आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स आर कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। जब बहुत सारे लेयर्स होंगे तो क्या होगा? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। एक बात बताओ, तो दोनों कवर करने का काम कर रहा है, तो सिंगल लेयर वाला मोटा होगा कि मल्टी लेयर वाला? ऑब्वियस है सिंगल लेयर वाला। तो सिंगल लेयर वाला एपिथेलियल टिश्यू जहां होता है, यानी सिंपल एपिथेलियम जहां होता है, कहां होगा वो? जहां पर या तो कुछ एब्जॉर्ब हो रहा होगा या कुछ इलिमिनेट हो रहा होगा, जहां डिफ्यूजन हो रहा होगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा होगा। तो जहां कहीं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, या एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, एक्सचेंज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, ऐसे जितने भी लोकेशन से हमारी बॉडी में, जैसे हमारा लंग, हमारे लंग में जो एल्वियोला है, वहां ऑक्सीजन क्या किया जाता है? ब्लड वहां से एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोला में डालता है, तो वहां गैसियस एक्सचेंज हुआ ना। तो गैसियस एक्सचेंज जहां होना है वो पतला होना चाहिए कि मोटा? पतला। तो वहां क्या होगा? सिंपल एपिथेलियम। प्लस हमारा जो किडनी है, हमारे किडनी में जो वोमेन्स कैप्सूल है जहां ब्लड फिल्टर किया जाता है, वहां भी क्या होगा? सिंपल की स्ट्रेटिफाइड? सिंपल। यानी जहां कहीं साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा, जहां डिफ्यूजन होगा, जहां ऑस्मोसिस होगा, वैसे सारे जगहों पर कौन सा एपिथेलियम होगा? सिंपल एपिथेलियम।
समझ गए? पतले की जरूरत कहाँ है? जहां एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है, इलिमिनेशन हो रहा है, कुछ भी एक्सचेंज हो रहा है, वहां पे कौन होगा? सिंपल एपिथेलियम। ओके। और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहाँ होगा? जहां खूब वियर टियर होगा, जैसे हमारा स्किन। अब देखो इस पे ऐसे नोचड़ सकते हैं हम, इसको ऐसे से रगड़ सकते हैं, जहां जहां बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, जहां कटने फटने का डर अधिक रहेगा, जहां ज्यादा वियर टियर होगा, जहां ज्यादा मैकेनिकल फोर्सेज लगेंगी, वहां पर क्या होगा? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम उन लोकेशंस पे होती है जहां वियर टियर अधिक होता है, और सिंपल एपिथेलियम उस लोकेशंस पे होता है जहां पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, कुछ एब्जॉर्ब होता है, कुछ सिक्रीट होता है, कुछ एलिमिनेट होता है। समझ गए बात? तो देखिए ये भी लिखा हुआ है कि सिंपल एपिथेलियम इज फाउंड एट द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एलिमिनेशन, जहां पर कुछ एब्जॉर्ब हो रहा हो, कुछ सिक्रीट हो रहा हो या कुछ एलिमिनेट हो रहा हो। और नेक्स्ट है कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज फाउंड इन द बॉडी वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ वियर एंड टियर लाइक स्किन, यानी वो बॉडी के उन सरफेसेज को कवर करेगा जहां वियर टियर बहुत ज्यादा है, यहां पर बहुत ज्यादा फोर्सेज लग रही है, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, वहां पर क्या होगा? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो हमारा जो स्किन होगा वो कौन सा एपिथेलियम होगा? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। आई होप आपको समझ में आया होगा सिंपल एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। चलिए आगे बढ़ते बाबू। ये तो हो गया लेयर्स के बेसिस पर। अब सेल शेप और फंक्शन के बेसिस पर, यानी कि टिश्यू तो सेल से बनता है ना, तो कोई भी टिश्यू का सेल का शेप कैसा है, वो सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इस बेसिस पर एपिथेलियल टिश्यूज 5 तरह। कितने तरह के? 5 तरह के। सबसे पहले स्क्वैमस, सबसे पहला ध्यान सुनिएगा, स्क्वैमस। स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम मतलब क्या? कि वैसा एपिथेलियल टिश्यू जो फ्लैट सेल्स का बनता है। फ्लैट सेल्स। कैसा सेल्स? फ्लैट सेल्स। फ्लैट मतलब जानते हो? जिसमें मोटाई बहुत कम होगा, सिर्फ एरिया होगा, उसे कहेंगे फ्लैट सेल्स। तो स्क्वैमस एपिथेलियम कैसे सेल्स का बनेगा बउआ? फ्लैट सेल्स का बनेगा। और क्यूबॉइडल एपिथेलियम नाम से ही पता चल रहा है, क्यूब लाइक सेल्स से बनेगा। कॉलमनार एपिथेलियम बड़े बड़े क्यूबॉइडल सेल्स से बनेगा, यानी कि एरिया कम होगा, लंबाई ज्यादा होगा, उसे कहेंगे कॉलमनार एपिथेलियम। और सिलिएटेड एपिथेलियम में सिलिया निकला होगा, उसके सरफेस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, वो क्या कहलाएगा? सिलिएटेड एपिथेलियम। और ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या कहलाएगा? जो कुछ सिक्रीट करने का काम करेगा, जो ग्लैंड्स के अंदर पाए जाएंगे, जो कुछ सिक्रीट करेगा। ग्लैंड जानते हो आप? जो केमिकल सिक्रीट करता है, तो जो केमिकल सिक्रीट करने वाले ग्लैंड्स हैं, उनके अंदर में जो एपिथेलियल टिश्यू होगा, उसको कवर करने वाला जो एपिथेलियल टिश्यू होगा, वो कहलाएगा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। आई होप आपको समझ में आया हो, बेसिक बेसिक बातें समझ में आ गई। स्क्वैमस कैसे? फ्लैट सेल्स से बनता है। क्यूबॉइडल ट्यूब लाइक सेल्स से बनता है, जितना एरिया उतना ही ऊंचाई, मतलब कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम सेम। कॉलमनार एपिथेलियम में क्या? ये दोनों कम, लंबाई चौड़ाई कम, ऊंचाई बहुत ज्यादा। कॉलम मतलब क्या? समझ रहे हो ना? खंभा, एरिया कम, लंबाई बहुत ज्यादा। तो कॉलमनार एपिथेलियम होगा, कॉलम लाइक सेल्स। सिलिएटेड एपिथेलियम यानी कि उसके सरफेस पर, फ्री सरफेस पर क्या होगा? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सिलिया मौजूद होगा। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होगा? ग्लैंड्स के अंदर पाया जाएगा जहां कुछ सिक्रीट हो रहा होता है। होप आपको ये समझ में आया है। बारी बारी से हम आपको नोट में दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए डायग्राम बनाया गया। सबसे पहले स्क्वैमस एपिथेलियम का बनाया गया। ये तीनों डायग्राम सिंपल स्क्वैमस के, सिंपल के बनाए हैं। देखो ये 5 है ना, ये 5 में एक होगा सिंपल स्क्वैमस, एक होगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, एक होगा सिंपल क्यूबॉइडल, एक होगा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, एक होगा सिंपल कॉलमनार, एक होगा स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार। और ये दोनों में से सिंपल स्ट्रेटिफाइड नहीं होता। तो यहां पर हो गए 3 दूनी 6 और 2 8, यानी टोटल आप 8 टाइप के एपिथेलियल टिश्यू कह सकते हो। क्या क्या? सिंपल स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार। इसमें देखोगे एक एक्स्ट्रा टर्म आता है स्यूडो, लगता है कि मल्टी लेयर्ड है लेकिन लेयर्ड होता नहीं, वो हम बात करेंगे। एक सिलिएटेड जिसमें सिलिया होगा, और एक ग्लैंडुलर जिसमें जो ग्लैंड्स के अंदर पाए जाएंगे। आई होप। चलिए शुरू करते बारी बारी से पढ़ना। चलिए नोट देखिए, आप लोग नोट लिखे हुए हैं, शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले दिया गया है स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या लिखा है? द एपिथेलियल टिश्यू व्हिच इज मेड अप ऑफ थीन मतलब पतले, थीन फ्लैट irregular shaped cells which fit together like floor tiles, यानी थीन फ्लैट irregular शेप फिक्स नहीं है, irregular shaped cells हैं जो एक दूसरे में फिट होता है। किसके जैसा? टाइल्स के जैसा, यानी कि बीच में कोई सेलुलर स्पेस नहीं, कोई खाली जगह नहीं, एकदम चिपका चिपका, और बीच में सीमेंटिंग मटेरियल। तो ऐसा जब कंडीशन होगा, यानी कि कंपैक्ट टिश्यू बनाएगा, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, जब ऐसा होगा तो क्या कहलाएगा? स्क्वैमस
एपिथेलियम। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं कि देखिए जो एस्क्वामस एपिथेलियम का जो फ्री सरफेस होता है, ऊपर वाला सरफेस होता है, वो या तो स्मूथ हो सकता है, एकदम प्लेन हो सकता है, या नहीं तो वेवी हो सकता है। वेवी कहने का मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे ऊपर नीचे। देखिए यहां पर मैंने जो बनाया थोड़ा सा वेवी दिख रहा है, देखिए नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ये मैंने वेवी बनाया, या ये स्मूथ भी हो सकता है, एकदम फ्लैट भी हो सकता है। तो एस्क्वामस एपिथेलियम का जो फ्री सरफेस होता है वो या तो स्मूथ होता है या नहीं तो वेवी होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। समझ में आ गया होगा? ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो द मार्जिन्स, मार्जिन्स मतलब कवर, ऊपर। द मार्जिन्स ऑफ एस्क्वामस एपिथेलियम मे बी स्मूथ और वेवी। नेक्स्ट, एस्क्वामस एपिथेलियम में भी सिंगल लेयर्ड और मल्टी लेयर्ड। बिल्कुल, एस्क्वामस एपिथेलियम सिंगल लेयर्ड भी हो सकता है, मल्टी लेयर्ड भी। सिंगल लेयर्ड होगा तो क्या कहलाएगा? सिंपल एस्क्वामस एपिथेलियम। अब मल्टी लेयर्ड होगा तो स्ट्रेटिफाइड एस्क्वामस एपिथेलियम। तो चलिए, जनरली कहां पाया जाता है सिंपल एपिथेलियम? जनरली एट द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन सिंपल एस्क्वामस एपिथेलियम आर फाउंड। यहां जहां पर जनरली कुछ एब्जॉर्ब हो रहा होता है, कुछ एब्जॉर्ब हो रहा होता है, वहां जनरली कौन होता है? वहां पर जनरली होता है सिंपल एस्क्वामस। या जहां पर कुछ इलिमिनेट हो रहा होगा, जहां डिफ्यूजन हो रहा होगा। सीधी सी बात याद रखिए, डिफ्यूजन, यू नो डिफ्यूजन, मैंने ट्रांसपोर्ट में पढ़ाया था। डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो जहां पर चीजें, अगर कोई बीच में सरफेस है, अगर बीच में एपिथेलियम है, अब मान लो एक बात बताओ कि अगर हम खाना खाए तो खाना पचा कहां? हमारे पेट में, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। वहां से ब्लड को एब्जॉर्ब करना है, तो ब्लड, खाना, अभी न्यूट्रिएंट्स, खाना पच के न्यूट्रिएंट्स बन गया। न्यूट्रिएंट्स कहां है? एलिमेंट्री कैनाल में, और उसे लाना कहां है? ब्लड में। तो यहां बीच में एब्जॉर्प्शन होना चाहिए ना? अरे होना चाहिए ना भाई, एब्जॉर्प्शन होना चाहिए ना। तो एब्जॉर्प्शन जहां पर होगा, वहां जो कवरिंग होगा वो किसका होगा? सिंपल एस्क्वामस का। किसका होगा? सिंपल एस्क्वामस का। आया समझ में? पक्का? तो सिंपल एस्क्वामस हो सकता है। या मान लो कि जहां पर, जैसे कि किडनी में भी होता है सिंपल एस्क्वामस। तो जनरली जहां साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है या साइट ऑफ एलिमिनेशन होता है, यानी जहां सब्सटेंसेस का मटेरियल होता है, सबसे बेटर याद रखिएगा सिंपल एस्क्वामस का हमारे लंग्स। गैसियस एक्सचेंज जहां होगा, जहां गैसियस एक्सचेंज होगा, वहां पक्का है कौन होगा? सिंपल एस्क्वामस। खास करके मेन लोकेशन है सिंपल एस्क्वामस का कौन? हमारा एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जानते हो ना, लंग के अंदर पाया जाता है एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं, जहां से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ऐसा समझ में? तो वहां क्या पाया जाएगा? सिंपल एस्क्वामस। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटिफाइड एस्क्वामस कहां पाया जाएगा? जहां पर देखिए दिया हुआ है, स्ट्रेटिफाइड एस्क्वामस एपिथेलियम इज फाउंड इन लाइंस ऑफ कैविटी एंड डक्ट्स। यानी हमारे बॉडी के अंदर जितने भी कैविटी हैं, जैसे मान लो कि स्टमक के अंदर चले जाओ, खाली जगह है, कैविटी बनेगा ना। अंदर से जो चीज देखते, अंदर से खाली कौन कहते हैं? कैविटी, या डक्ट्स। डक्ट्स मतलब नली। तो जो डक्ट्स हैं या जो कैविटी है, उसका जो इनर वाल का लाइनिंग होता है, यानी इनर वाल का जो कवरिंग होता है, वो किससे होता है? स्ट्रेटिफाइड एस्क्वामस से होता है। जैसे इस रूम में, जैसे मान लो अगर रूम एक कैविटी मान लो, इसका अंदर वाला जो ये दीवार है उस पर क्या होगा? स्ट्रेटिफाइड एस्क्वामस होगा। ठीक है। इट ऑल्सो कवर्स द एक्सटर्नल ड्राई सर्फेसेज ऑफ द स्किन। हमारा जो स्किन का एक्सटर्नल सर्फेस है वो भी कौन कवर करता है? स्ट्रेटिफाइड एस्क्वामस। कौन करता है? स्ट्रेटिफाइड एस्क्वामस। अब स्ट्रेटिफाइड एस्क्वामस जो है, यानी मल्टी लेयर्ड वाला जो है, उसको जब तुम गौर से देखोगे ना माइक्रोस्कोप लगा के, तो उसके जो सबसे नीचे वाले सेल्स होंगे, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास होंगे, वो क्यूबॉइडल होगा। वो देखने में क्यूबॉइडल रहता है, यानी वो क्यूबॉइडल होता है। फिर थोड़ा सा ऊपर आओगे तो वो पॉलीगोनल हो जाएगा, और सरफेस पे आते आते वो क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। तो स्ट्रेटिफाइड एस्क्वामस में देखा गया कि सबसे इनर लेयर के जो सेल्स होते हैं वो क्यूबॉइडल होते हैं, उसके बाद पॉलीगोनल, और सबसे ऊपर में फ्लैट। और जो सबसे ऊपर वाला है, जो फ्री सरफेस है, उसके जो सेल्स होते हैं उनमें एक स्पेशल तरह का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं केराटिन प्रोटीन। हमारा जो नाखून है, हमारे जो बाल हैं, वो केराटिन प्रोटीन के ही बने हुए हैं। तो हमारा जो स्किन का सबसे अपर लेयर होता है, उसमें एक खास तरह का प्रोटीन पाया जाता है जिसे कहा जाता है केराटिन प्रोटीन, और वो सेल डेड हो जाते हैं। केराटिन प्रोटीन होता है और वो डेड हो जाते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि आउटर लेयर ऑफ स्ट्रेटिफाइड एस्क्वामस एपिथेलियम, सॉरी मैं फिर से पढ़ता हूं, इनर लेयर ऑफ स्ट्रेटिफाइड एस्क्वामस एपिथेलियम हैव क्यूबॉइडल सेल्स, यानी इनर लेयर में क्यूबॉइडल सेल्स होता है, व्हिच बिकम्स पॉलीगोनल, यानी जो पॉलीगोनल हो जाता है, एंड फाइनली फ्लैट एट द फ्री सरफेस। फ्री सरफेसेस पे क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। नेक्स्ट, द फ्लैटेंड सेल ऑफ सुपरफिशियल लेयर कंटेन अ फाइब्रस प्रोटीन केराटिन एंड बिकम डेड सेल्स। यानी सुपरफिशियल लेयर, यानी सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है, वो एक खास तरह का प्रोटीन रखता है, जिस फाइब्रस प्रोटीन रखता है, जिसे हम केराटिन प्रोटीन कहते हैं, और उस प्रोटीन को रख के वो डेड हो जाता है। यही रीजन है कि हमारा जो अपर स्किन है वो डेड है, हमारा सबसे अपर स्किन डेड है, ये निकल जाता है। कई बार देखते होंगे आप कि जब आप
क्रिकेट खेलते वक्त मान लो कि कैच पकड़ने के चक्कर में ड्राइव मार दिया तो स्किन उधर जाता है और नीचे से एकदम हल्का हल्का खून नहीं निकलता है, फ्लूइड निकलने लगता है, लहरता है बहुत जबरदस्त, ब्लड नहीं निकला। ब्लड नहीं निकला मतलब क्या? मतलब कि बेसमेंट मेम्ब्रेन तक नहीं पहुंचे। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे तो ब्लड है ना, तो यानी ऊपर वाला हट गया, यानी वो केराटिन वाला जो लेयर था, सुपरफिशियल लेयर था एपिथेलियम का, वो हट गया। तो अब आपको फिर वो क्या होगा, बन जाएगा। आया समझ में? तो केराटिन प्रोटीन रखता है और वो डेड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम क्या क्या करता है देखिए लिखा हुआ है। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड पैथोजेंस, यानी ये इंटरनल ऑर्गन्स को जिसको वो कवर करेगा उसको वो मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा, यानी कि चोट नहीं लगने देगा, और पैथोजन से भी प्रोटेक्ट करेगा। कोई पैथोजन समझते हो ना, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया वायरस जो भी होता है उसे पैथोजेंस कहते हैं। डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया आर कॉल्ड पैथोजेंस। जितने भी बीमारी कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पैथोजेंस कहलाते हैं। तो पैथोजेंस की एंट्री को भी रोकता है कौन? स्क्वामस एपिथेलियम। इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन बॉडी एंड ब्लड एंड टिश्यूज, यानी ब्लड और टिश्यूज के बीच में जहां भी मटेरियल का एक्सचेंज होगा वहां पर कौन पाया जाएगा? स्क्वामस एपिथेलियम। कौन सा स्क्वामस? सिंपल स्क्वामस। चाहो तो ये भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट, इन एल्वियोलाई। एल्वियोलाई मतलब वही लंग्स के अंदर जो मैंने बताया एयर सैक होता है जहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है। तो इन एल्वियोलाई इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेज बिटवीन ब्लड एंड एयर, यानी ब्लड और एयर के बीच में जो गैसेज का एक्सचेंज होता है वो भी कौन करता है? स्क्वामस एपिथेलियम। बोमेन्स कैप्सूल, किडनी के अंदर पाया जाता है बोमेन्स कैप्सूल, पढ़ाएंगे क्लास 10th में, वहां पर पाया जाता है। इन बोमेन्स कैप्सूल इट हेल्प्स इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वहां ब्लड फिल्टर होता है। स्क्वामस एपिथेलियम में ब्लड फिल्टर होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ब्लड में से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसे किडनी के अंदर लाया जाता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस है, नेफ्रॉन पढ़ाएंगे क्लास 10th में, चिंता मत कीजिए। तो वहां भी बोमेन्स कैप्सूल को कौन लाइन करता है? लाइन मतलब समझ रहे हो ना, जब भी मैं वर्ड लाइन यूज कर रहा हूं मतलब कवर। बायोलॉजी में लाइनिंग जहां यूज हो समझ जाइएगा कवरिंग, तो वहां कवर करता है कौन? स्क्वामस एपिथेलियम। क्या करता है? स्क्वामस एपिथेलियम। और ये अंडरलाइन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ये सारे के सारे क्या थे? सिंपल स्क्वामस या स्क्वामस एपिथेलियम के फंक्शंस थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट को देख लीजिए, एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सेकेंड, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। किस पे चलते हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या होगा? नाम से ही पता चल रहा है क्यूब लाइक सेल्स होंगे। देखिए लिखा है कि द एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। किसके बने होंगे? क्यूब लाइक सेल्स व्हिच आर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन बट अपीयर पॉलीगोनल एट फ्री सरफेस। यानी कि अगर इसको काटोगे बीच से, क्यूब लाइक है तो अगर काटोगे बीच से तो स्क्वायर दिखेगा। जैसे मान लो कि यहां पर कहने का मतलब यह है कि अगर यह है ना, जैसे कि मान लो कि एक यहां पर मैं बनाता हूं, ये इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये एक क्यूबॉइडल टिश्यू का एक सेल। इसको अगर यहां काटोगे ना, तो यहां जब काटोगे तो तुम्हें ये कैसा दिखेगा? तुम्हें ये स्क्वायर जैसा दिखेगा। लेकिन फ्री सरफेस, देखो ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है, लेकिन फ्री सरफेस पे जब देखोगे, इसका जो फ्री सरफेस होता है, फ्री सरफेस को देखोगे तो वो पॉलीगोनल लगेगा। यानी क्यूबॉइडल सेल्स की ये खासियत होती है कि क्रॉस सेक्शन में वो स्क्वायर लाइक दिखता है और फ्री सरफेस पर वो पॉलीगोनल लगता है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो देखिए लिखा हुआ है कि सेल्स हैव स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन बट अपीयर पॉलीगोनल एट फ्री सरफेस। यानी फ्री सरफेस पे देखोगे तो लगेगा कि 4 साइड नहीं है, 4 से ज्यादा साइड है, और ऐसे देखोगे तो 4 ही साइड है। अरे आया होगा, आई होप आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में डॉट पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। द सेल्स ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम हैज राउंड एंड सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, यानी उसके पास एक गोल न्यूक्लियस होता है जो सेंट्रली लोकेटेड होता है, यानी कि सेल के ठीक बीच में होता है। कहां होता है? सेल के ठीक बीच में होता है। समझ में आ गया। देयर सेल्स में कंटेन माइक्रोविलाई एट द देयर फ्री सरफेसेज व्हिच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। यानी इसका जो फ्री सरफेस है, इस सेल का जो फ्री सरफेस है, उस पर क्या हो सकता है? माइक्रोविलाई होता है। माइक्रोविलाई जानते हैं आप? अगर किसी सेल का मान लीजिए कि इसमें माइक्रोविलाई कैसे होगा, यहां मैं बना के एक में दिखाता हूं। हो सकता है कि इसमें ऐसे स्ट्रक्चर्स निकले हुए, समझ गए? ऐसे स्ट्रक्चर्स निकले हुए हो सकते हैं। क्यूबॉइडल सेल के फ्री सरफेस पर क्या हो सकता है? विलाई हो सकता है। ठीक है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन में ऐसा उंगली जैसा प्रोजेक्शंस निकला होगा, इसे कहते हैं विलाई। तो माइक्रोविलाई हो सकता है। ये क्या करता है? ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। और सरफेस, सोचो कोई चीज ऐसा है और कोई चीज इतना ही दूर में ऐसे है, तो किसका सरफेस एरिया अधिक होगा? ऑब्वियस है इसका सरफेस एरिया अधिक होगा, क्योंकि इसमें ऐसे तो चीजों का एब्जॉर्प्शन यहाँ बेटर ढंग से होगा, यहाँ कम होगा। तो माइक्रोविलाई होने की वजह से ये एब्जॉर्प्शन में एक्सपर्ट होते हैं। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? एक्सपर्ट होते हैं। कौन? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होते हैं वो मेनली एब्जॉर्प्शन करते हैं और सिक्रीशन करते हैं। ये मेनली एब्जॉर्प्शन करता है और सिक्रीशन करता है।
अगर बात करें तो एब्जॉर्प्शन में एक्सपर्ट होते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि देयर सेल्स में कंटेन माइक्रोविलाई एट देयर सरफेस एज व्हिच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। कहाँ पाया जाता है हमारे बॉडी में ये? सो इट लाइन्स द सैलिवरी डक्ट, जो हमारा सैलिवरी डक्ट है। सैलिवरी डक्ट समझते हो ना, सैलिवरी हमारे मुंह में एक ग्लैंड है सैलिवरी ग्लैंड, और सैलिवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है सलाइवा, और वो सलाइवा आता है हमारे बकल कैविटी में, हमारे माउथ में। तो वो आता है किससे? सैलिवरी डक्ट से। तो सैलिवरी डक्ट को कवर करने का काम कौन करता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इट लाइन्स द सैलिवरी डक्ट। पेंक्रियाटिक डक्ट यानी जो हमारा पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज भी हमारा एक ग्लैंड है जो पेंक्रियाटिक जूस बनाता है, उसका जो नली होता है, पेंक्रियाटिक डक्ट जो होता है, पेंक्रियाज का से जो नली आती है उसको भी लाइन करता है कौन? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी, किडनी का जो नेफ्रॉन में देखोगे तो किडनी ट्यूब्यूल होता है, बड़ा सा एक नली जैसा होता है, उसको भी लाइन करता है कौन? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। थायराइड ग्लैंड हमारे पास इस नेक रीजन में एक ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, इन सभी को हमें 10th में पढ़ना है। थायराइड ग्लैंड उसको भी लाइन करता है कौन? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। टेस्टिस एंड ओवरीज, फीमेल बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, और फीमेल बॉडी के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरीज। तो टेस्टिस और ओवरीज को लाइन करने का भी काम कौन करता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आई होप आपको समझ में आया होगा। फंक्शन क्या है इसका? तो इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। सिक्रीशन, चीजों को सिक्रीट करता है। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब चीजों को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। देख लो भिला है तो एब्जॉर्ब करने में एक्सपर्ट होता है। एब्जॉर्प्शन। एक्सक्रीशन, चीजों को बाहर निकालने में मदद करता है। एंड गैमिट फॉर्मेशन, यानी कि गैमिट्स बनाने में मदद करता है। गैमिट्स जानते हो आप? मेल बॉडी के अंदर स्पर्म और फीमेल बॉडी के अंदर ओवम। तो गैमिट फॉर्मेशन में भी मदद करता है कौन? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। बिल्कुल करेगा। टेस्टिस में पाया जाता है ना, टेस्टिस और ओवरी में ही तो गैमिट बनता है, और वहीं पर ये लाइन करता है। तो ये हेल्प करेगा किसमें? गैमिट फॉर्मेशन में। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कॉलुमनार एपिथेलियम। समझ में आ रहा है ना बाबू? बिल्कुल आना चाहिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, या नहीं तो डॉट पूछिए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉलुमनार एपिथेलियम क्या होता है? कॉलुमनार एपिथेलियम इट कंसिस्ट ऑफ पिलर लाइक सेल्स व्हिच आर टॉलर देन ब्रॉडर, यानी कि ये पिलर लाइक सेल्स होते हैं। देख रहे हो, पिलर लाइक सेल्स होता है, जो ब्रॉडर कम है और टॉलर ज्यादा है, उसे कहते हैं क्या? कॉलुमनार एपिथेलियम। और कॉलुमनार एपिथेलियम का अगर आप सेल देखो तो ये पहचानने का सबसे बेटर तरीका है, इसका न्यूक्लियस देखो बेस की तरफ है, बीच में नहीं है, बेस की तरफ है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या था? न्यूक्लियस ठीक बीच में था। कॉलुमनार एपिथेलियम में न्यूक्लियस क्या है? बेस की तरफ है, बेस की तरफ। बेस की तरफ मतलब चलो ना, बीच में अगर होता तो यहां पर होता कहीं पर, लेकिन ये बीच में नहीं है, थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा नीचे है। समझ गए? बेसमेंट मेम्ब्रेन के नजदीक, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नजदीक। आया समझ में? तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के थोड़ा सा नजदीक होता है। तो द न्यूक्लियस ऑफ कॉलुमनार एपिथेलियम सेल्स आर टुवर्ड्स द बेस, बेस की तरफ होता है। इट्स फ्री सरफेस मे हैव माइक्रोविलाई, इसके भी फ्री सरफेस पर क्या हो सकता है? ऐसे ही विलाई हो सकता है, इसके पास भी विलाई हो सकता है। ये कहां पाया जाता है? इट लाइन्स स्टमक, ये स्टमक को लाइन करता है, स्टमक की इनर सरफेस को लाइन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का जो सरफेस है उसे लाइन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जानते हो ना, हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारी चीजें। स्मॉल इंटेस्टाइन को लाइन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन को लाइन करता है, गॉल ब्लाडर को लाइन करता है। गॉल ब्लाडर जानते हो? लीवर में जो बाइल जूस बनता है उसको स्टोर करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एक मस्कुलर सैक होता है, पाउच होता है, पाउच जैसा होता है, जिसे हम गॉल ब्लाडर कहते हैं, उसको भी लाइन करता है। और बाइल डक्ट, यानी कि लीवर से जो बाइल जूस लेके आता है, जो डक्ट, बाइल डक्ट, उसको लाइन करने का काम कौन करता है? कॉलुमनार एपिथेलियम। समझ गए? क्या करता है ये? फंक्शन क्या है इसका? ये मदद करता है प्रोटेक्शन में। एपिथेलियल है तो प्रोटेक्शन तो करेगा ही। प्रोटेक्शन में, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी ये प्रोटेक्शन में, सिक्रीशन में और एब्जॉर्प्शन में ये क्या करता है? मेनली मदद करता है। सबसे मेन देखा जाए ना तो इसका सबसे मेन काम है सिक्रीशन। मेनली ये सबसे मेन काम क्या करेगा? सिक्रीशन। तो इट मेनली हेल्प्स इन प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशन। और ये म्यूकस रिलीज करता है। म्यूकस, म्यूकस समझते हो ना, एक जेली लाइक सब्सटेंस जो चीजों को गीला रखता है, तो ये म्यूकस रिलीज करने में बड़ा एक्सपर्ट होता है। कौन? कॉलुमनार एपिथेलियम। तो म्यूकस सिक्रीट करता है। तो सिक्रीशन और प्रोटेक्शन इसके मेन फंक्शन हो गए। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है हमारा सिलिएटेड एपिथेलियम। क्या होता है सिलिएटेड एपिथेलियम? देखिए इसी को मैं सिलिएटेड बना दूंगा। सिलिएटेड एपिथेलियम क्या होता है? उसके जो सेल्स होते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम के, वो या तो क्यूबॉइडल होते हैं या कॉलुमनार होते हैं, या तो क्यूबॉइडल होते हैं या कॉलुमनार होते हैं। बस अंतर ये होता है कि इसमें ऐसे करके हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। हेयर ऐसे ब्रश जैसे होगा, हेयर होंगे, देख रहे हो? इस पे क्या हो गया? हमने हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं?
सीलिया कहते हैं, या इसी पे निकल जाएगा, इसी पे निकल सकता है। समझ गए ना बात? ऐसे 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 ऐसे, यानी क्यूबॉइडल या कॉलमनार सेल्स के ऊपर ही जब क्या हो जाए, हेयर लाइक सीलिया दिखने लगे, तो वो कौन सा एपिथेलियम हो जाता है? सीलिएटेड एपिथेलियम। देखिए पढ़ के सुनाते हैं। सीलिएटेड एपिथेलियम इट कंसिस्ट ऑफ क्यूबॉइडल और कॉलमनार शेप सेल्स, यानी ये बना होता है क्यूबॉइडल या कॉलमनार शेप सेल्स का, हुज फ्री सरफेस कंटेन न्यूमरस, बहुत सारे, थीन, पतले पतले, डेलिकेट यानी बड़े ही नाजुक नाजुक, डेलिकेट हेयर लाइक प्रोजेक्शन, बाल जैसा प्रोजेक्शन, कॉल्ड सीलिया। जिस पे सीलिया होगा वो क्या हो जाएगा? सीलिएटेड एपिथेलियम। कहाँ पाया जाता है ये? तो ये हमारे विंड पाइप में पाया जाता है। विंड पाइप जानते हो ना, हम हवा जो सांस लेते हैं, तो हमारा जो विंड पाइप होता है उसी से हवा हमारे लंग्स में जाता है, तो विंड पाइप को ये लाइन करता है। क्यों लाइन करता है? जिससे कि कोई भी डस्ट, कोई भी पैथोजन, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे उसके थ्रू हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में ना पहुंच जाए। तो हेयर रहेगा तो उसको ट्रैप कर लेगा। तो ये पाया जाता है। इट हेल्प्स इन, इट लाइन्स द विंड पाइप। फेलोपियन ट्यूब्स, याद होगा आपको फेलोपियन ट्यूब्स? फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर ओवम को पुश कर करके कहां लाया जाता था? यूटेरस में। तो सीलिया वहां पर मदद करता था, यानी उसको भी लाइन करेगा कौन? सीलिएटेड एपिथेलियम। किडनी ट्यूब्यूल्स, जो किडनी के अंदर जो होता है वहां पर यूरिन को आगे की ओर बढ़ाना होता है। जहां देखो सिंपल सी बात, हर एक वो जगह, हर एक वो डक्ट जहां पर किसी चीज को मूव करवाना है, किसी चीज को मूवमेंट करवाना है, वहां सीलिएटेड एपिथेलियम होगा। क्योंकि सीलिया जो होता है ना, वो ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे करके, कहने का मतलब है कि इसमें वेव्स आती हैं, सीलिया में वेव्स आती हैं, वो ऐसे ऐसे करके हल्का हल्का करके क्या करता है? चीजों को आगे पुश करता है। तो ये किसी एक डायरेक्शन में अगर किसी चीज को, यानी वो सारे सरफेसेज जहां हमें किसी चीज को आगे की ओर पुश करना होगा, वहां पर कौन होगा? सीलिएटेड एपिथेलियम। क्या होगा? सीलिएटेड एपिथेलियम। हेल्प्स, क्या फंक्शन क्या है इसका? इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ वेरियस मटेरियल्स, यानी कि ये मूवमेंट ऑफ वेरियस मटेरियल्स, ये अलग अलग मटेरियल्स को मूवमेंट में ये मदद करता है। इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ वेरियस मटेरियल इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि ये पार्टिकुलर डायरेक्शन में किसी चीज को मूव करने में हेल्प करता है। इट पुशेज ओवम टुवर्ड्स यूटेरस, बिल्कुल ओवम को ये किधर ले जाता है? यूटेरस की तरफ। नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट द डक्ट फ्रॉम एंट्री ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स, यानी अनवांटेड पार्टिकल कोई अंदर न चले जाए डक्ट में, उसको ये रोकता है। मैंने अभी तुरंत बताया, विंड पाइप को लाइन करता है जिससे कि कोई डस्ट टूस्ट पार्टिकल अंदर न चले जाए, क्योंकि वो हेयर होता है ना, तो उसे ट्रैप कर लेता है। हमारे नोज में भी हेयर है, देखते हो, यहाँ पर सिलिया नहीं है, हेयर ही है। हेयर क्यों है? जिससे कि कोई भी डस्ट टूस्ट अंदर न जाए। अरे आया समझ में? चलो नेक्स्ट टाइप, सबसे लास्ट टाइप, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ कॉलमनार सेल्स। इसके भी सेल्स कैसे होते हैं? कॉलमनार होते हैं, यानी इसके भी सेल्स कॉलमनार है। इट कंसिस्ट ऑफ कॉलमनार सेल्स व्हिच आर मॉडिफाइड टू फॉर्म ग्लैंड्स एंड स्टार्ट सिक्रेटिंग केमिकल्स, यानी ये भी कॉलमनार सेल्स का बना हुआ है, यानी ये भी कॉलमनार एपिथेलियम के ही जैसा है, लेकिन इसके सेल्स के पास अद्भुत क्षमता क्या है? चीजों को सिक्रीट करने की, कुछ केमिकल बनाने की, इसीलिए उसे कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। नाम से ही पता चल रहा है कहां पाया जाएगा? ग्लैंड्स को लाइन करेगा, यानी ग्लैंड्स को अंदर से ये कवर करने का काम करेगा। और ये क्या करेगा? इसका फंक्शन क्या होगा? इट सिक्रीट केमिकल्स। और एक जो है इसमें आपने नहीं देखा, वो होता है स्यूडो एस्टेटिफाइड। कहीं पर आप देखेंगे स्यूडो एस्टेटिफाइड। स्यूडो एस्टेटिफाइड का अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं, तो थोड़ा सा मैं डायग्राम बना देता हूं, बस आप समझ जाएंगे क्या होता है स्यूडो एस्टेटिफाइड। देखिए, एस्कोमस के भी एस्टेटिफाइड होते हैं, क्यूबॉइडल के भी एस्टेटिफाइड होते हैं, लेकिन कॉलमनार के एस्टेटिफाइड नहीं होते हैं। कॉलमनार के स्यूडो एस्टेटिफाइड होते हैं। यानी ये देखो, ये इसका मान लो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा, याद रखना हमेशा, कोई भी एपिथेलियल टिश्यू है तो उनमें बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा ही। और अब मान लो इस पे ऐसा होगा, देखो कैसा होगा, मैं बना के दिखाता हूं आपको। सॉरी, समझ रहे हो ना? ये थोड़ा छोटा छोटा हो गया, ऐसे करके होगा, समझ गए? ऐसे तरह का होगा, इसे कहते हैं स्यूडो एस्टेटिफाइड। देख रहे हो, ये अजीब तरह का होता है, इसमें न्यूक्लियस होती है ऐसे। ऐसा होगा कौन? स्यूडो एस्टेटिफाइड। यानी कॉलमनार्स का एस्टेटिफाइड नहीं होता है, यानी कॉलमनार सेल्स में कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यहाँ एस्टेटिफाइड है, यानी मल्टी लेयर्ड है, लेकिन ये मल्टी लेयर्ड होते नहीं। कॉलमनार सेल्स ही होगा, लेकिन थोड़ा सा इसका बेस देख रहे हो किस तरह का है, इस तरह का हो जाएगा। इसे हम कहेंगे स्यूडो एस्टेटिफाइड एपिथेलियम। और आगे क्लास में आप जाओगे तो एक ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी पढ़ाया जाता है,
वो हम लोग हायर क्लास में 11th-12th में जाइएगा, 11th में पढ़ाया जाएगा वो सब चीज़ें डिटेल्स में। 11th में जब आप हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, हिस्टोलॉजी जानते हो ना, हिस्टोलॉजी मतलब बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो जब एनिमल हिस्टोलॉजी पढ़ोगे आप हायर क्लासेज में, तो वहां पर आपको ये फिर से पढ़ाया जाएगा। आई होप आपको एपिथेलियल टिश्यू बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो जो आपका व्हाट्सएप प्रॉब्लम डेस्क है उसमें पूछिए, या नहीं तो जो कमेंट सेक्शन है उसमें पूछिए। व्हाट्सएप प्रॉब्लम डेस्क में पूछिए, ज्यादा बेटर होगा, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। ठीक है, पूरा खुला हुआ है। कल मॉर्निंग में न्यू लेक्चर आएगा, कल से मॉर्निंग में ही लेक्चर अपलोड होगा। तब तक आपके पास पूरा समय है, ध्यान से लेक्चर देखिए, और तब क्या उसके बाद भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन कल के लेक्चर से पहले आप कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो एकदम बिना किसी डर के पूछिए, जो भी बेटर है हम लोग कर ले, जितना बेटर वो हो ही सकता है। फिर अब लॉकडाउन खुलने ही वाला है, जो ही जल्दी से खुलेगा, ज्यादा उम्मीद है कि टिश्यू खत्म होते होते हम लोग ट्यूशन भी स्टार्ट कर ले, जो भी हो जाए। फिर भी जो आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो आज हमने एपिथेलियल टिश्यू क्लियर कर लिया। नेक्स्ट डे हम मस्कुलर टिश्यू शुरू करेंगे। पहले हम मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे, फिर हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, फिर हम नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू सबसे बड़ा टॉपिक होगा इसमें से। मस्कुलर टिश्यू भी अच्छा खासा है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कब तक पढ़ते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।